है, गैस सम्मेलन क्या था, आपका जो द वर्ल्ड बैंक है वो क्या है। तो आज की जो टॉपिक हमारी होगी वो पूरी तरह आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे ही कंसंट्रेटेड टॉपिक होगी। द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैंने 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है तो उस आउट ऑफ 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 8 या 9 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, उसमें कितने मेंबर हैं, है ना, क्या उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एम है, ये सारी बात जाननी पड़ेगी कि यूएनओ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कितने मेंबर हैं, कितने परमानेंट हैं, कितने नॉन परमानेंट है, वर्ल्ड बैंक कितने परमानेंट हैं, आईडीए क्या होता है, आईएमएफ क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, सार्क क्या है, ब्रिक्स क्या है, ये तमाम जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम देखेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आप 2 कॉलम बनाएंगे, नहीं 3 कॉलम आप बनाएंगे। एक फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मिडिल में आप लिखेंगे हेडक्वार्टर और राइट हैंड साइड लिखेंगे मेंबर। तो सारे के सारे का तो मेंबर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और जनरली क्लर्कियल एग्जामिनेशन में सिर्फ हेडक्वार्टर ही आप याद कर लिए कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर या फिर ओपेक का हेडक्वार्टर या फिर सार्क का हेडक्वार्टर, सिर्फ हेडक्वार्टर भी याद कर लिया तो क्लर्कियल का तो एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ऑफिसर के लिए आपको उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना पड़ेगा और उसकी बात जो हम बोर्ड पे करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जिनको समझ में ना आए, जिनकी आज पहली क्लास हो, वो आज की क्लास में कुछ भी नहीं पूछिए मेरे से। जिनकी पहली क्लास हो वो चुपचाप सुनते रहे, देखते रहे क्या मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ। हाँ, जिनकी दूसरी क्लास है ना, सेकेंड ऑनवर्ड क्लास है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछने का, सर ये क्यों लिखा, है ना, या फिर ये समझ में नहीं आया फिर से समझाओ, तो मैं समझाऊंगा। 3 कॉलम मैंने बनाने के लिए बोला है। फर्स्ट हैंड साइड आप लिखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बीच में आप लिखेंगे HQ हेडक्वार्टर और राइट हैंड साइड आप लिखेंगे मेंबर्स। मेंबर्स कहने का मतलब उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश शामिल हैं। कितने देश शामिल। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है UNO। फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म में लिखिए यूनाइटेड, साथ साथ लिखेंगे नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, तो आपके देश में तो कतई नहीं होगा, तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। मेंबर कितने हैं, देयर आर 193 नेशंस, 193 देश इस बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। समझ में आ रहा है सबको। अरे आवाज क्यों गायब हो गया भाई। यस सर, यस सर। आवाज आ रही है ना, ओके। नेक्स्ट लिखो UNPA। तो यूएन तो कॉमन ही है, यूएन स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन। कितने मेंबर हैं इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हेडक्वार्टर विल रिमेन सेम, दैट इज न्यूयॉर्क। यूएनपीए का हेड फुल फॉर्म लिखेंगे यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एजेंसी। हेडक्वार्टर रिमेन सेम, न्यूयॉर्क, यूएनपीए। थर्ड लिखो यूएनडीपी, यही पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। यूएनडीपी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट
प्रोग्राम हेडक्वार्टर रिमेन सेम न्यूयॉर्क। कितने मेंबर हैं नॉट इंपॉर्टेंट। यूएनओ, यूएनडीपी, यूएनपीए। नेक्स्ट लिखे नाम NAM नाम। फुल फॉर्म नॉन अलाइंड मूवमेंट। हेडक्वार्टर रिमेन सेम। और आखिर लिखे हैं यूनिसेफ। ये दिख रहा है क्या नीचे तक? नहीं दिख रहा है, ओके। तो नीचे वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है ठीक है, एक मिनट। ALIGNED नॉन अलाइंड मूवमेंट। और आखिरी लिखोगे नीचे में, क्योंकि जगह नहीं है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। 2014 में इस यूनिसेफ में आई का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। इन यूनिसेफ आई स्टैंड फॉर व्हाट? देखें, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। मेंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल लिखा ना सर, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड, ओके। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। एक और कॉलम बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लीजिए, और उसमें लिख लो एस्टैब्लिशमेंट ईयर। लास्ट कॉलम एक और ऐड ऑन करो और उसमें लिखें ईयर, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ 2 का ईयर लिखें आप। एक यूएनओ 1945 और दूसरा भी यूनिसेफ, इसका भी 1945। दोनों का सेम ईयर है आपके एस्टैब्लिशमेंट का। बाकी के ईयर का इंपॉर्टेंस नहीं है। जिसका मेंबर मैंने लिखा उसका मेंबर याद करें, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर मैंने लिखा उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद करें। बट हेडक्वार्टर सबका याद करना है आपको कि यूएनओ, यूनिसेफ, यूएनपीए, यूएनडीपी, नाम, ये 5 ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। बट अमेरिका में भी वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, अमेरिका में भी न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में लिखेंगे। हटाओ। जी सर। एफडी को बैंकिंग भाषा में हम जिस टर्म का नाम देते हैं वो है टीडीआर। फुल फॉर्म हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। तो एफडी बोले या टीडीआर बोले, बोथ आर सेम। एफडी की जगह जो दूसरा उसका भाई है उसको हम बोलते हैं आरडी। आरडी का फुल फॉर्म है रिकरिंग डिपॉजिट। अंतर सिर्फ इस दोनों में इतना ही होता है कि एफडी में 1 टाइम पेमेंट आपको करना पड़ता है और आरडी में एक सर्टेन इंटरवल के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है, चाहे वो मंथली करें, चाहे वो क्वार्टरली करें या हाफ ईयरली करें। तो एफडी इज 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड टीडीआर आल्सो, एंड आरडी इज रिकरिंग डिपॉजिट,
एक मंथली फ्रीक्वेंसी उसमें होनी चाहिए। मिनिमम 100 रुपए शुरुआत होता है, मैक्सिमम कितना का भी आप कर सकते हैं। एफडी की शुरुआत मिनिमम 500 से होती है, मैक्सिमम कितने भी साल का आप कर सकते हैं। देयर इज नो मैक्सिमम ईयर, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मनी फॉर एफडी एंड आरडी बोथ। चलिए दूसरे देश की ओर हम चलते हैं। नाम है AI, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। किसका है? AIIB फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है चाइना में, BEIJING, बीजिंग। कहाँ है बीजिंग? बीजिंग अगर नहीं है, कंट्री का नाम दिया हुआ है, तो चाइना पे हम टिक मार्क करेंगे। मेंबर लिखें कितने हैं? 5। और एस्टैब्लिशमेंट हाल ही के दिनों में किया गया है, 2016। दूसरा SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी हेडक्वार्टर कहाँ है? अगेन बीजिंग। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1996। और थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज NDB। फुल फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर बीजिंग में नहीं है, चाइना में ही है, इस कारण से यहां पर लिख रहा हूं। और ये क्या? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके ओके। देखो शॉर्ट फॉर्म है BRICS। ब्रिक्स एक ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों ने मिलके 2014 में एक जो बैंक बनाया, उसका नाम दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक। बट कहाँ पे बनाया है? तो न ब्राजील में है, न रशिया में है, न इंडिया में है, न साउथ अफ्रीका में है, चाइना में है। और चाइना में बीजिंग में नहीं है, पहला ही चॉइस बीजिंग रहेगा। तो बीजिंग में नहीं है, थोड़ा संभल के काम लीजिएगा। शंघाई में है। 5 देश इसका अर्थ है क्योंकि इसी 5 देशों ने मिलकर बनाया है और 2014 में है। तो इन तीनों को लिखे, AIIB बीजिंग, SCO शंघाई बीजिंग, और न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई 2016 1996 एंड 2014 रिस्पेक्टिवली। फटाफट लिखो। चलो आगे। इसमें ब्रिक्स को मत डाल देना, ब्रिक्स अलग है, अलग बताऊंगा ब्रिक्स।
जब तक कि हम आपके उस रखे हुए एफडी पे इंटरेस्ट एक साल में 40,000 से ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, तो आज का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज है तो बहुत कम, लेकिन मान के चलते हैं कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 1 लाख का एफडी किया, तो एक साल में 10,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट इनकम है। मैंने क्या बोला, जब तक इंटरेस्ट इनकम 40,000 से कम होगा तब तक हमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये इंटरेस्ट इनकम एक साल में 40,000 से ज्यादा होगा तो हमें एक टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स एफडी और आरडी दोनों पे हो सकता है, और उस टैक्स का नाम है टीडीएस। फुल फॉर्म हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द लिमिट फॉर टीडीएस, आंसर इज 40,000। आपसे पूछा जाता है कि इन टीडीएस डी स्टैंड फॉर व्हाट, या फिर टीडीएस का फुल फॉर्म, तो फिर टर्म डिपॉजिट क्या होता है, मैंने टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्टेड एट सोर्स, और ये टीडीएस सिर्फ और सिर्फ एफडी या आरडी पे लगता है, सेविंग या करंट पे नहीं लगता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट WTO फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO किधर हेडक्वार्टर है? जेनेवा। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1 जनवरी को हमने किया है to 1995। आगे चल के 1 जनवरी भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन अभी 1995 याद कर लिए तो चलेगा। मेंबर कितने हैं? 164 WTO। WTO के बाद ILO फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर, मजदूर संघ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर अगेन जेनेवा, मेंबर और ईयर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अनटेड, अंडरलाइन कीजिए अनटेड पे, नहीं तो लगेगा कि न्यूयॉर्क में है। UNCTAD अनटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर अगेन जेनेवा। मतलब जेनेवा से तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ से। जेनेवा में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है, उसमें से 3 मैंने अभी आपके बोर्ड पर लिखा है, 3-4 और भी लिखना है, पहले ये 3 लिखे हैं आप। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो 3rd नंबर का क्या है? UNCTAD है क्या? UNCTAD, UN stands for United Nation, C for conference, T for trade, A for and, D for development. WIPO, World Intellectual Property Organization, WIPO। देखा होगा आपने बहुत जगह रेड क्रॉस सोसाइटी, तो यहां पे लिखे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी भी हेडक्वार्टर। ये सब ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहा हूं क्योंकि नीचे में जगह नहीं है। तो वीपो का भी हेडक्वार्टर जेनेवा, और रेड क्रॉस की भी हेडक्वार्टर जेनेवा। उसके बाद आपने देखा कि हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो उस पे ISO मार्क होने चाहिए, तो कहते हैं कि ये सर्टिफाइड है, दैट इज ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO मार्क, ISO 2001, ISO 2003। तो ये सब क्या है, तो एक मानकता प्रदान करता है, स्टैंडर्ड प्रदान करता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज ISO। इसकी भी हेडक्वार्टर जेनेवा। नेक्स्ट अंडरलाइन करें, UNHCR, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर SBI, PO और क्लर्कल एग्जामिनेशन। UNHCR, यूनाइटेड नेशन, हाई कमीशन फॉर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, जो पलायन करते हैं एक देश से दूसरे देश, रिफ्यूजी, उनके लिए भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर SBI, UNHCR। नेक्स्ट, कोरोना ज्यादा है कम है, उसके लिए भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। इसकी भी हेडक्वार्टर जेनेवा। और आखिरी एक और लिख लें, नीचे दिख रहा है क्या, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। इसकी भी हेडक्वार्टर जेनेवा। सी, जेनेवा इज द हब ऑफ मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लिखें, ईयर और एस्टैब्लिशमेंट ईयर, मेंबर बाद में भी याद करेंगे चलेगा, अभी सिर्फ जो फोकस है वो आपके हेडक्वार्टर पे है। 100% बैंक के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। 100% की बात समझ लें, कितनी बड़ी बात है कि एक टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। रेलवे SSC में तो 100% नहीं बोल सकता हूँ, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट बैंक इंश्योरेंस, चाहे वो LIC दीजिए, न्यू इंडिया इंश्योरेंस दीजिए, है ना, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस दीजिए, जो भी नेशनल इंडिया इंश्योरेंस दीजिए, जो भी सरकारी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, बैंक इंश्योरेंस, वहां से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नए स्टूडेंट जिनकी आज पहली क्लास है, कुछ समझ में आ रहा है? माइक ओपन करो और बोलो, नहीं तो आप सोचेंगे कि वो बोलेगा, वो सोचेगा कि वो बोलेगी, तो फिर तो हो गया। अरे किसी का नया क्लास नहीं है क्या? आज बोला था ना नया क्लास है, एक दो बच्चे। यस सर, थोड़ा समझ में आया। लगता है। यस सर। यस सर। समझ तो तब नहीं आएगा जब इसमें कुछ खास विशेष बातें होंगी। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये नाम है और ये उसका गांव है, बस यही काम है। ओके कुछ ऐसे खाड़ी देश हैं जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में
पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस को मेंटेन करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, और उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, Organization for Petroleum Export Country OPEC. Most important headquarters VIENNA, वियना। वियना किसकी राजधानी है? वियना एक कैपिटल है किसका? वियना इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, दुबई, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया। कहाँ का है? हाँ, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो वियना है, याद रखें। ओपेक कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ है? तो इसके जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि 1960 में हमने वियना में ओपेक का एस्टैब्लिशमेंट किया है, Organization for Petroleum Export Country. Next, International Atomic Agency. International Atomic Agency. इसकी भी हेडक्वार्टर वियना है। चलो, डन। इंडिया के अंदर अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नहीं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजने हैं, वैसे ही इंडिया से दूसरे देश में पैसे भेजने हैं। दो बात बताया, एक इंडिया के अंदर एक बैंक से दूसरे बैंक, SBI टू HDFC, HDFC टू ICICI। वैसे ही इंडिया से बाहर, इंडिया टू दुबई, इंडिया टू US, इंडिया टू लंदन, अगर पैसे भेजने हैं तो हमें दो रिस्पेक्टिव कोड की जरूरत होती है। एक जो कोड है उसका नाम है IFSC, है ना, IFSC, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड हम उसे कहते हैं। चूंकि इंडिया के अंदर ही पैसे भेजते हैं, इस कारण से इंडियन बोलते हैं, फिनेंशियल बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं और कोड बोलते हैं। तो इंटरनेशनल इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड है, उसके शॉर्ट फॉर्म में हम उसे IFSC बोलते हैं। तो IFSC कोड इंडिया के अंदर पैसे भेजने के लिए लगता है, और इंडिया के बाहर अगर पैसे भेजने हैं तो फिर स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे कि IFSC इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड है, और स्विफ्ट एक ऐसा कोड जिस कोड के सहारे हम दूसरे देश में पैसे भेज सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, भूल गया मैं भी भूल गया क्या है, एक बार याद करने दो, क्या है? SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यस, दिस टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप मत लिखिए, नहीं तो एक अलग दुनिया में खो जाएंगे। सिर्फ IFSC एक सुना नाम है, स्विफ्ट एक सुना नाम है, जिसके सहारे हम पैसे एक बैंक से दूसरे और एक देश से दूसरे रिस्पेक्टिव भेजते हैं। टॉपिक पे आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एमनेस्टी इंटरनेशनल। दूसरा, जितने भी आपके जहाज चलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैराटाइम, इंटरनेशनल मैराटाइम
ऑर्गेनाइजेशन, एमएनएससी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा एक बड़ा ग्रुप है कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन, इन तीनों का हेडक्वार्टर आपके जिस कंट्री में है उसी कंट्री ने हमें गुलाम बना के रखा था, और कहाँ पे है तो लंदन में है। लिखे मेंबर एंड ईयर इज नॉट इम्पोर्टेंट, एमएनएसटी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनवेल्थ ग्रुप, लंदन यूके। नए बच्चे बोलेंगे कि सर ये पढ़ाते पढ़ाते क्या बीच में बोल देते हैं, पता ही नहीं चलता है। सर ये तीनों का सेम ही है क्या? तीनों का सेम है। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते कहीं खो नहीं जाता हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ दूसरी चीज बता देता हूँ, चाहे वो बोर्ड साफ करता रहूं, आप लिखते रहे, मैं बैठा रहूं, तो कुछ चीजें बता देता हूँ जो सिर्फ सुना लगेगा, तो जब टॉपिक पे आएंगे तो लगेगा कि सर कभी न कभी तो बताए थे। तो उन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, उन चीजों को मैंने पहले भी पढ़ाया है, आने वाले समय फिर भी पढ़ाऊंगा। बस सिर्फ सुन के रखें कि सर ये बोल रहे हैं, तो जो मैं बोलता हूँ वो क्लर्की के लिए तो फर्स्ट लाइन फैक्ट है। बिल्कुल जाएंगे क्लर्की एग्जामिनेशन वैसा ही जैसे मैं बोलता हूँ सामने सामने दिखेगा। हाँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए थोड़ी सी पढ़ने की जरूरत आप हमें और आपको होती है, बट कलर जितना मैं बोल देता हूँ मुंह से, सेम टू सेम आपके आपके मॉनिटर पे आपको दिखेगा। ऐसा दावा तो नहीं कर सकता हूँ, बट ऐसा एक्सपीरियंस है, इस कारण से आपको बताता हूँ। डन, चले आगे। यस सर। अरे झाले का यस यस झालं सर. झाला झाला चला। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाम नेटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, संधि कहते हैं, मतलब बीच में समझौता होता है उसको ट्रीटी कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटो। नेटो के बाद ईयू, फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन। और तीसरा वही नाम जिस नाम के बारे में बताया था, स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फिनेंशियल, और टी स्टैंड फॉर टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रांसफर नहीं है, टेली कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि समझें कि हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, टी फॉर ट्रांसफर पर टिक लगा रहे हैं, कतई नहीं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट। इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो एक देश है, उस देश की राजधानी में है। देश का नाम है बेल्जियम, बट एक्चुअल जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ब्रुसेल्स में। लिखा है बेल्जियम, ब्रुसेल्स।
चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। खासकर ये जो ईयू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन। इंडिया में जितने भी पेंशन है ना, पेंशन तो खत्म हो गया है। पेंशन की जगह जो नया पेंशन स्कीम आया है उसको हमने नाम दिया है एनपीएस। फुल फॉर्म है न्यू पेंशन स्कीम। और इस पेंशन डिपार्टमेंट को जो रेगुलेट करती है, जैसे मनी मार्केट को रेगुलेट आपकी आरबीआई करती है, कैपिटल मार्केट को सेबी करती है, इंश्योरेंस मार्केट को इरडा करती है, आईआरडीए करती है, वैसे ही पेंशन मार्केट को जो इंडिया में रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए। चले नेक्स्ट चलते हैं यूनेस्को, यूएनएससीओ। अभी हमने इससे पहले जो न्यूयॉर्क में पढ़ा था वो यूनिसेफ पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, वो हमने यूनिसेफ पढ़ा था। यहाँ भी यहाँ है यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बहुत बार हमने यूनेस्को का नाम सुना, यूनिसेफ का नाम सुना, लेकिन कभी हमने ये नहीं जाना कि उसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखें, यूएन स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन, एस फॉर साइंटिफिक, यूएनई है बीच में, यहाँ पे ई छूट गया हमसे, यूएनईएससीओ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, पेरिस, यूनेस्को। एस्टैब्लिशमेंट ईयर थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका मैं लिखना चाहता हूँ 1945, यूनेस्को। तो यूनिसेफ और यूनेस्को दोनों में अंतर बना के रखिएगा कि जहां पे चिल्ड्रन की बात होगी वो न्यूयॉर्क में होगा, और जहां पे पढ़ने की बात होगी वो पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो अगर फ्रांस पेरिस कैपिटल नहीं है तो फिर फ्रांस में हम टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट, ओसेड, OCED, ओसेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस है। यूनेस्को एंड ओसेड बोथ हेडक्वार्टर एट पेरिस। नेक्स्ट, आईसीसी किधर है हेडक्वार्टर? लड़के लोगों को तो मालूम होगा। आईसीसी किधर है हेडक्वार्टर? अरे आईसीसी का हेडक्वार्टर नहीं मालूम है? देखिए, जब भी आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछे जाए तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले कि आईसीसी गेम से जुड़ा हुआ, जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में पूछ रहा है या फिर अलग कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो आईसीसी जनरली जो हम नाम
आपके एग्जाम्पल के ओरिएंटेशन में लेते हैं वो इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है। और जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसकी आंसर अलग होगी, रादर कि जब क्रिकेट से जुड़ा हुआ आईसीसी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी आंसर दुबई होती है। तो दोनों में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आईसीसी ऐसा पढ़ना ही रहता है, द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी। तो आगे हम पढ़ते ही नहीं है कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ, डायरेक्ट मार दिया दुबई पे और खत्म हो गए, वहीं पे साफ हो गए। ध्यान से पढ़ने का कि आईसीसी का पूरा नाम क्या लिखा हुआ है। अगर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ है, अगर इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ है तो उसकी भी हेडक्वार्टर ओसेट की तरह ही पेरिस होगी। अगर आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ है तो उसकी भी हेडक्वार्टर पेरिस होगी, लेकिन आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लिखा हुआ है तो इसकी हेडक्वार्टर दुबई होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखें और थोड़ी सी दूरी बनाए रखें आंसर को देते समय। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बहुत बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन हमें क्वेश्चन का आंसर मालूम है, लेकिन चूंकि हमें सही ढंग से पढ़ना नहीं आता है या पढ़ना नहीं चाहिए उसको बोलिए आर्ट नहीं मालूम है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन को पास करना एक आर्ट है, ये आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आर्ट कब मालूम होगा जब आप कम से कम 50-60 मॉक टेस्ट दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये आर्ट डेवलप हो जाएगा। ये आर्ट कोई भी टीचर आपके अंदर डेवलप नहीं कर सकता है। तो यही पढ़ने की जो कला है, क्वेश्चन को पढ़ने की कला तभी अंदर में आती है जब हम बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल सेट को हम बनाते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि सिली मिस्टेक कहाँ पे होता है। तो सिली मिस्टेक यहीं पे होता है, आईसीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेरिस, आईसीसी क्रिकेट दुबई। सर एक और बार रिपीट करो आईसीसी का। कौन सा, क्रिकेट वाला या इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स? इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसकी हेडक्वार्टर है पेरिस। ठीक है, ओके ओके सर, गॉट इट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी हेडक्वार्टर है बुर्ज खलीफा में। बुर्ज खलीफा किधर है? बुर्ज खलीफा है डुम्बीवली में, दुबई। दुबई में है तो लिखो। हटाओ। आप में से कितने लोग ऑनलाइन सेट बनाते हैं, ऑनलाइन मॉक देते हैं? ईमानदारी से सही सही बताना। हाँ यार, तुम्हारी आवाज बहुत गूंज के आ रही है, ऐसा क्यों? क्या बोला आपने? रोज देते हो? नहीं, रोज नहीं देता, एक संडे को देता। तुम्हारी आवाज मेरे तक सही से नहीं पहुंच रही है भाई। क्या बोला ये किसी ने? कोई बताओ, इसके दोस्त कोई होंगे तो बताओ क्या बोला इसने। जिनके 2 महीने खत्म हो गए हैं वो टेस्ट देना शुरू करें। भले ही मार्क्स 5 आए 10 आए, लेकिन टेस्ट दें और अल्टरनेट बेसिस पे टेस्ट दें। ऐसा नहीं कि हफ्ता में एक टेस्ट दे दिए काम खत्म हो गया, नहीं, अल्टरनेट टेस्ट दीजिए, है ना। MWF अगर हमने मंडे को दिया तो फिर वेडनेसडे को देंगे, फिर फ्राइडे को देंगे, या फिर TTS ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को देंगे। तो ऐसा एक शेड्यूल बनाइए, उसी शेड्यूल में एक टाइम फिक्स कीजिए, उसी टाइम में आपको देना है, ये फिक्स कीजिए। जब तक ये अनुशासन पालन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है ना। तो थोड़ा सा इस पर आप चिंतन कीजिए क्या हमें करना है। फीफा जो फुटबॉल की है,
थोड़ा सा 1 मिनट इंक डाल दूं, दिख नहीं रहा है। क्या बोला मैंने? फीफा जो फुटबॉल करवाती है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। फीफा इधर है इसका हेडक्वार्टर, ज्यूरिच। ज्यूरिच कहाँ पे है? अगर ज्यूरिच ऑप्शन में नहीं है, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, फीफा। नेक्स्ट, BIS वर्ल्ड की सबसे पुरानी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। BIS बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रोबेशनरी ऑफिस एग्जामिनेशन में BIS का हेडक्वार्टर पूछा हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है बेसल। बेसल बाद में एक नॉर्म भी पढ़ाऊंगा कि बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 क्या है। तो अभी सिर्फ लिखिए बेसल। बेसल कहाँ पे है? तो अगेन स्विट्जरलैंड। फीफा भी स्विट्जरलैंड, BIS भी स्विट्जरलैंड। उसके बाद IOC सर ओलंपिक ये होता है ना, इंटरनेशनल के बाद क्या लिखा है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, SETTLEMENT, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बेसल स्विट्जरलैंड। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक जो गेम होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी भी हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। IOC स्विट्जरलैंड। आखिरी के पड़ाव पे हम पहुंच गए हैं। हटाओ इसे। एक क्वेश्चन हेडक्वार्टर से पूछा जाता है और हेडक्वार्टर 100% इसी में से रहेगा जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं। जो भी 25-30 लिखे हैं अभी तक, 2, 4, 5 और लिखने वाला हूं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो गेम का है, ये स्विट्जरलैंड है। ओल्डेस्ट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, दैट इज BIS, बैंकिंग बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये बेसल है। बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड का। और अभी बैंक में बेसल नाम चलता है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 टायर, है ना। CAGR क्या है बताऊंगा आगे चल के। और फीफा, किसने मैसेज किया है? प्रदीप डोंगरे, क्या हुआ? क्या लिखा है आपने? अच्छा, आपने लिखा है संडे को देता हूँ रीजनिंग एंड क्वांट की, एवरी संडे ऑनलाइन। और इंग्लिश क्या करते हैं भाई? रीजनिंग क्वांट तो समझ में आया, इंग्लिश में क्या करते हैं? छोड़ देते हो इंग्लिश को? प्रदीप, इंग्लिश का सर मेरा एक भी चैप्टर नहीं हुआ है अभी। अरे टेस्ट देने का दादा, मैंने कब बोला कि क्लास हुए ना हुए खत्म हुआ? टेस्ट तो दो, भले ही 0 मार्क्स आए, टेस्ट तो दो इंग्लिश के भी। ट्राई करूंगा सर। मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ, इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है
जो आपको बैंक के अंदर और बैंक के बाहर पहुंचाने का ताकत रखता है। कभी मेरे मुंह से सुना आपने रीजनिंग और मैथ में वो ताकत है जो आपको बैंक के अंदर बैंक के बाहर पहुंचा सकता है? नहीं। इंग्लिश इज द ओनली सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट, जिसमें ये ताकत है कि आप बैंक के अंदर रहेंगे या बैंक के बाहर रहेंगे। तो इस मेरे स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान दो, है ना? ठीक है सर। नेक्स्ट, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और 1,00,000 बार अंडरलाइन करें, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। और जकार्ता अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप जकार्ता जिस देश में है उस देश को टिक मार्क करेंगे, इंडोनेशिया। एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट, Sir, FAO, excuse me sir. बोलिए। इंडोनेशिया के ऊपर जो है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? जकार्ता, ओके। है ना? जकार्ता इज द पर्टिकुलर जगह जहां पे एशियान की हेडक्वार्टर है। और जकार्ता जिस देश का भाग है, जैसे मुंबई एक भाग है आपके इंडिया का, वैसे जकार्ता एक भाग है आपके इंडोनेशिया का। तो अगर पर्टिकुलर जगह ऑप्शन में ना हो, गो विथ कंट्री, कंट्री नहीं है, गो विथ जकार्ता। फूड एंड एग्री कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर है वो वहां पे है जहां की करेंसी लीरा है। कहाँ का है भाई? लीरा कहाँ की करेंसी है? सब पीछे देख रहा होगा अभी। इटली सर। पीछे मिल गया? सब पीछे देखने लगता है। रोम, इटली की करेंसी लीरा है। रोम इटली की कैपिटल है। जो FOA के ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? तो हेडक्वार्टर है। लास्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? हेडक्वार्टर इज द हेग। द हेग। और हेग कहाँ पे है? हेग है नीदरलैंड। बस इतना याद कर लो, एक क्वेश्चन तो आएगा, 1 मार्क्स तो आएगा। हेग, नीदरलैंड। सर ये हेडक्वार्टर क्या लिखा है? द हेग, HEAGUE, द हेग। हेग कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में है। दो और हैं, बच गए हैं, वो भी बता देता हूँ। द हेग, नीदरलैंड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एशियान, जकार्ता। चलो कुछ छोटे छोटे देश हैं, वो देश जिन्होंने मिलकर 2014 में एक बैंक को बनाया, जिस बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग में न डाल के संघाई में डाला। उस देश का नाम था, उस समूह का नाम था, क्या नाम था? ब्रिक्स। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। B स्टैंड फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर आपकी कंट्री, C फॉर चाइना एंड S फॉर
अफ्रीका। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्राजील, ब्रिक्स ब्राजील। वैसे ही सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन कहाँ है? तो सार्क की हेडक्वार्टर, पर्टिकुलर सार्क की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल। नेपाल में कहा? उसकी राजधानी काठमांडू। सार्क, नेपाल, काठमांडू, ब्रिक्स ब्राजील। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, किधर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडीबी। जैसे एनडीबी था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स में बनाया था, वैसे ही एडीबी बैंक है। कहां पे है? मनीला, मनीला। यहाँ पे ब्रिक्स ब्राजील, सार्क नेपाल, एडीबी मनीला। और अंत में संभवतः वॉशिंगटन डीसी छूट गया है, वर्ल्ड बैंक छूट गया है, तो उस वर्ल्ड बैंक को हम लिख लेंगे एडीबी बैंक मनीला, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई, WTO, WHO, मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, ISO, अनटेड, ये सब जेनेवा, AIIB बीजिंग, SCO बीजिंग, ऐसे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट कहां चलो? एक छूट गया है, कौन सा? वर्ल्ड बैंक छूट गया है और IMF छूट गया है। लिखो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, दूसरा IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। दोनों की हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन DC। DC स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन DC। The end. This is all about the headquarter of international organization. संभवतः हमें हेडक्वार्टर से भी आगे चलना था, आपको कुछ डिटेल में बताना था, लेकिन फिर भी आज के लिए इतनी भी बात आपको अगर समझ में आई, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ये है, तो काम चलेगा। एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार ठीक से आप अपने नोटबुक को देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो संभवतः आपने लिखा है या नहीं। रैंडमली ये बोलूंगा, कहीं कहीं से जहां से याद आएगा वहां से बोलूंगा, वहां से देखिए मैच हो रहा है नहीं। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। उसके बाद सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी हेडक्वार्टर काठमांडू है। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इसकी हेडक्वार्टर ब्राजील में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये पूरे जो एशियन कंट्री है उसको मिला के एक बैंक बनाया हुआ है। 67 मेंबर है, इसके मेंबर छोड़ दीजिए, बट मनीला भी आपने याद किया तो चलेगा, लेकिन अगर मनीला नहीं आपके ऑप्शन में आया तो उस कंट्री पे टिक मार्क करना है
जिसके अंदर मनीला है और उस कंट्री का नाम है फिलीपींस। तो संभवतः फिलीपींस मैंने नहीं लिखवाया है, तो फिलीपींस यू कैन पेन डाउन, फिलीपींस। उसके बाद हमने बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है और पर्टिकुलर जो जगह है वो हेग का है। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जकार्ता में है और जकार्ता इंडोनेशिया में है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। फीफा वो भी कहाँ है? तो ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। क्रिकेट वाली ICC कहाँ है? तो क्रिकेट वाली ICC दुबई में है। और चैम्बर वाली जो कॉमर्स वाली ICC है वो पेरिस में है। यूनेस्को ये जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल है ना साइंटिफिक जो आपका प्रोग्राम है ये आपकी पेरिस में है। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जिसके सहारे एक देश से दूसरे देश में हम पैसे भेजते हैं, इसकी राजधानी आपकी बेल्जियम की राजधानी में है और ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में एक और संबंधन लिखा है वो है EU यूरोपियन यूनियन। जितने भी आपकी यूरोपियन कंट्री है उसकी अपनी एक ग्रुप है, 27 मेंबर इसमें है। मेंबर आप छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ाऊंगा। यूरोपियन यूनियन है ना, इसकी भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एग्जामिनेशन के ओरिएंटेशन में है वो है NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कहाँ? तो ब्रुसेल्स में है। कॉमनवेल्थ लंदन में हमने बताया। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी हमने लंदन में बताया। और जो जहाजों की ऑर्गेनाइजेशन है मैराटाइम वो भी हमने लंदन में बताया है। कॉमनवेल्थ भी हमने कॉमनवेल्थ हो गया, कॉमनवेल्थ भी हमने लंदन में बताया था। उसके बाद जिनेवा पर जब हम आएंगे तो फिर मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड, या फिर WHO हो, या फिर आपकी UNHCR हो, ISO हो, और उसके बाद WTO हो या WHO हो, इन सबकी हेडक्वार्टर आपकी जिनेवा। जिनेवा एक गुच्छा है आपके हेडक्वार्टरों का। IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, इसका आपका कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन DC में है। AIIB हो या SCO हो, इसकी हेडक्वार्टर आपकी बीजिंग में है। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक जो मैंने बताया उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शंघाई में है। UNO हो गया, या फिर आपका यूनिसेफ हो गया, या फिर आपका नासा हो गया। नासा लिखा है क्या? नासा लिखो, नासा है ना। तो नासा इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में। 2-4 छूट गए होंगे, 2-4 बढ़ गए होंगे, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। नासा में लिखिए नासा। नासा की भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। जहां पे न्यूयॉर्क लिखा है वहां पे लिखो नासा, ऐसा नहीं कि अलग से लिख देना। नासा न्यूयॉर्क में है या वॉशिंगटन में? होल्ड करो, संभवतः न्यूयॉर्क हो या वॉशिंगटन DC। एक मिनट देखने दो, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन आ रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों में से एक जगह है। या देखो आप लोग भी नासा कहाँ पे है। कंफ्यूजन का मतलब कहीं ना कहीं तो उल्टा है। नासा हेडक्वार्टर, नासा लिखो वॉशिंगटन DC, नॉट न्यूयॉर्क। और जब नासा आप लिख लें तो फिर उस नासा का फुल फॉर्म जरूर लिखें। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म लिखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। हेडक्वार्टर किधर? तो जहां पे वर्ल्ड बैंक का है, जहां पे आपका IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। तो ये है आपका नासा, यहीं पे है आपका IMF, यहीं पे है आपका वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्लास जब हमारी मुलाकात होगी तो इस UNO के अंदर कितने परमानेंट मेंबर हैं, है ना, या IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट क्या होता है, सॉफ्ट लोन क्या होते हैं,
है ना। डेवलपिंग कंट्री को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लोन देता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने खत्म किए जो 1939 से लेकर 1945 तक चला, जब तक कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945 रिस्पेक्टिव हमने बम नहीं गिराए थे, तब तक एक कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और उसी कॉन्फ्रेंस से 2 बच्चे जन्म के निकले, जिसमें एक बच्चे का नाम वाशिंगटन डीसी के अंदर वो बच्चा आया, दूसरा बच्चा भी वाशिंगटन डीसी के अंदर आया। एक का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरे का नाम था वर्ल्ड बैंक। तो दोनों एक साथ मिलके आपके पूरे विश्व को एक तो स्टेबिलिटी प्रदान करती है, दूसरा अगर कोई वर्ल्ड कोई कंट्री आपका डेवलपिंग है तो उसको डेवलप होने के लिए सॉफ्ट लोन देती है। तो लोन कहाँ से दिए जाते हैं, कौन सा वो विंडो है, इसकी बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे देश हैं जिसके जैसे एशियान हो गया, एशियान में 10 मेंबर है। पूरा नाम है, जहां पे इसकी हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया थी, पूरा नाम है साउथ एशियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नाम में ही लिखा हुआ है एशियन, बट भारत इस एशियान कंट्री का, एशियान मेंबर का एक भागीदारी नहीं अदा करता है। बहुत बार आप एग्जाम से पूछा गया कि which of the following is not a member of ASEAN, which of the following is a member of OPEC। तो उस OPEC के 13 कंट्री को हमें याद करना है, उस एशियान के 10 कंट्री को हमें याद करना है। ब्रिक्स के तो हमने कंट्री याद कर लिए, हमने सार्क के वो 7 कंट्री को याद करना है, क्योंकि ये सब मेंबर ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आते ही हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। लेकिन यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर है, या फिर यूएनओ में 193 मेंबर है। इस 193 को अगर हम याद करते रहे, याद करते रहे, तो संभवतः पता चला अपने एग्जाम में अपना ही नाम हम भूल जाएंगे। तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम याद करेंगे, बाकी को सिर्फ हम दरकिनार करके सिर्फ उसका हेडक्वार्टर को याद करके हम आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी मुलाकात होगी तो आप इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए है उसको आपके सामने लाएंगे। किसी के पास कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ छूट गया तो मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ नहीं, ऑल इज गुड, कमाल। सर हाँ सर, अगर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो भी जितना भी आपने दिया है हेडक्वार्टर्स मेंबर्स वगैरह योर्स, आप रहेंगे तो आप कैसा रिमेम्बर करेंगे? इज देयर एनी वे so that we can follow? एक वे है, क्या? मेरे पास 100 रुपए में गोटी आता है, कैप्सूल है मेरे पास 100 रुपए में, चाहिए? Sir, just a There is way. no other solution except and except ग्रुप डिस्कशन। अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलके ये चीजें बोलते हैं, ये चीजें सुनते हैं तो आपको याद रहेगा। अदरवाइज रात पढ़ेंगे दिन में साफ हो जाएगा कि हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कोई टॉपिक पढ़ा था। क्लियर? तो जनरल अवेयरनेस एक यही सिद्धांत है उसका कि रात पढ़ा और दिन सफा। लेकिन अगर आपने 2 बार अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लिया, लिख के मैं देता हूं कि आपको तीसरी बार संभवतः 80% बातें याद होगी। तो ग्रुप डिस्कशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जनरल अवेयरनेस। तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको याद कर सकते हैं। खुद से पढ़ोगे भूलना तय है, सुनिश्चित है, इस पे कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने फिर से बोला, खुद से आप 10 बार पढ़िए और सिर्फ दोस्तों के साथ मिलके 2 बार पढ़िए। दोस्तों से मिलके पढ़ा हुआ 2 बार कितने भी दिन आपको याद रहेगा। लेकिन खुद से पढ़ेंगे, एशियान 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 करते रहेंगे, इंडोनेशिया इंडोनेशिया करते रहेंगे, एग्जामिनेशन में जाएंगे तो भलता ही आप टिक मार कर देंगे, मनीला इंडोनेशिया पर टिक मार कर देंगे, है ना। तो थोड़ा सा मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कोरोना ठीक है, अब तो WHO ने भी बोल दिया है कि ये तो चलता रहेगा। लंदन ने भी सारे रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिए। तो थोड़ा सा 1-2 जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके साथ मिलके बैठ के थोड़ा सा पढ़ाई करने का काम कीजिए। क्लासरूम में जाते हैं तो वहीं पे 1 घंटा और दीजिए, है ना। 1 घंटा अगर कोई क्लासरूम खाली है तो वहां पर बैठिए, वहां पर पढ़िए, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो। ये ग्रुप डिस्कशन एक बहुत बड़ा पिलर होता है आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए। ठीक है? Okay, sir. Thank you for that idea. यस, ओके। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, इससे बाकी की बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। गुड डे। Thank you, sir.